हेलो एंड वेलकम टू दिस सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 1 एटमॉस्फेयर। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया है, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, उसकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखा था। हमने देखा था कि वेरिएबल गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एयर क्या है। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड आज हम आगे वाले टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या हैं। जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जा रहे हैं मीन सी लेवल के, देयर आर मल्टीपल लेयर्स जिनके थ्रू हमें जाना पड़ता है, और हर लेयर की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमारी फ्लाइंग को इफेक्ट कर सकती है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि किस लेयर में फ्लाइंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, किस लेयर में वेदर अकर करता है, क्लाउड्स की हाइट कहाँ तक जा सकती है, और कौन कौन से टाइप के क्लाउड्स हमें किस किस लेयर में मिलते भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारी पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। सो जो ट्रोपोस्फेयर है वो लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर है। यानी कि जब हम मीन सी लेवल से जैसे ही ऊपर उठते हैं, एक्चुअली जब हम जहाँ जिस लेयर में खड़े हैं वो इस समय ट्रोपोस्फेयर ही है, तो हम ट्रोपोस्फेयर में इस समय अपने आप को पा रहे हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फ्लाइंग इज डन इन दिस लेयर। जनरली अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि सारा जो वेदर है वो ट्रोपोस्फेयर में ही अकर करता है, तो जैसा जैसा वेदर अकर करेगा वैसा वैसा ट्रोपोस्फेयर में भी हमें मिलेगा। ओके। 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइज इन ट्रोपोस्फेयर। मतलब इतना सारा जो हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट था वो सारा ट्रोपोस्फेयर में ही कंप्राइज कर जाता है, तो सोचिए लेयर कितनी ज़्यादा बड़ी है। मोस्ट ऑफ द वेदर इज ऑब्जर्व इन दिस रीजन, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। एंड 99% ऑफ द वाटर वेपर इज इन ट्रोपोस्फेयर। तो वाटर वेपर के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही था। तो ये सब तो सारी फैक्चुअल चीज़ें ही हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ऐसा खास समझाने लायक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है ये थोड़ा समझने लायक है, एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझो। और प्लीज़ कुछ क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट्स में डालना। ये समझना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस बनेगा आगे आने वाली कई चीज़ों के लिए। ऑलराइट, हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की रेंज की। तो पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक बात समझाता हूँ। हम अगर इक्वेटर पे खड़े हैं, तो अगर हम हाइट से ऊपर जाना शुरू करेंगे तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो हमारा एंड करेगा जाके 16 से 18 किलोमीटर तक। यानी कि ये सारा रीजन ट्रोपोस्फेयर का ही होगा। पर वही अगर हम पोल्स पे चले जाते हैं और धीरे 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 ऊपर पहुंचते हैं, हाइट अगर हमारी 8 से 10 किलोमीटर पे होती है, तो हमारा ट्रोपोस्फेयर वहीं खत्म हो जाता है। यानी इक्वेटर पर है तो ये हाइट जा रही थी 16 to 18 किलोमीटर्स, और अगर पोल्स पर हैं तो ये हाइट केवल 8 से 10 किलोमीटर में ही खत्म हो जा रही है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये लेयर सारी ट्रोपोस्फेयर है, ना कि 16 to 18 किलोमीटर के बाद हमारा ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट होगा। वो दूसरी चीज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हमको ये समझना है कि अगर हम इक्वेटर पे हैं तो ये हाइट लगभग 16 to 18 किलोमीटर है, और जैसे जैसे मैं पोल्स की तरफ जा रहा हूँ ये हाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है लेयर की, और ये लेयर केवल 8 to 10 किलोमीटर में ही कंप्राइज हो जाती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो आप याद करो, तो हमने स्कूल में पढ़ा था दैट वार्म एयर राइजेज अप। तो सोचिए कि इक्वेटर जो है वहाँ पर जो हीट आ रही है सनलाइट की, सोलर रेडिएशन, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है रादर देन पोल्स। इसका मतलब जो हमारा ट्रॉपिक्स का रीजन है वो ज़्यादा वार्मर होगा एज़ कम्पेयर टू पोल्स। तो अगर वो रीजन ज़्यादा गर्म है पोल्स के, तो बहुत जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो एयर है वो भी गर्म है, एंड वार्म एयर राइज अप, तो वो सरफेस से ज़्यादा ऊपर जाना चाहेगी। तो जो ये लेयर है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म है इस लेयर से जो पोल पे है, तो ये एक्सपैंड ज़्यादा करेगी। याद करिए कि हमने पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर है उसके फैक्ट्स के बारे में पहले लेसन में, कि वो कंप्रेसिबल और एक्सपैंडेबल है। तो इसी वजह से जो वो ट्रॉपिक्स पे जो हमारे ट्रोपोस्फेयर की लेयर है वो एक्सपैंड करके 16 to 18 किलोमीटर तक जाती है, और पोल्स पे वही कंप्रेस होके 8 to 10 किलोमीटर तक ही रह जाती है। तो इसी बात को थोड़ा फैंसी तरीके से इंग्लिश में समझते हैं। द रेंज ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ अप टू 16 to 18 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 8 to 10 किलोमीटर एट द पोल्स। ठीक है। This is because warm air rises up. This rise in temperature causes troposphere to shift upwards. Equator gets more heat than poles. तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो रीज़न जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको समझा दिया है। काम की बात जो आपको याद रखनी है वो ये नंबर्स हैं कि ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर की जो लेंथ है वो वेरी कर रही है इक्वेटर और पोल पर, और वो कितने वैल्यू से वेरी कर रही है ये आपको याद रखना है। बट अब आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ओके। अब हमारे पास तीन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही हैं, और ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझना है और याद करना है, क्योंकि ये आगे आने वाली कई चीज़ों की डेफिनेशंस का पार्ट बनेंगी। सबसे पहली टर्म आती है लैप्स रेट। तो लैप्स रेट क्या होता है? हमारे पास तीन सिनेरियोज आते हैं जब हम हाइट्स में ऊपर जा रहे हैं मीन सी लेवल से। स्टे विद मी, मैं आपको तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ये आपका मीन सी लेवल है, और आप अगर ऊपर जा रहे हो हाइट में, तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके साथ हो सकती है। पहला, कि जब आप हाइट में ऊपर गए थे तो आपका जो टेम्परेचर था सराउंडिंग का वो डिक्रीज कर रहा है।
अगर तो वो टेम्परेचर डिक्रीज करता है उसको हम लैप्स रेट से डिनोट करते हैं, यानी फॉल ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप हाइट में वापस ऊपर गए सरफेस से और जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज होने की जगह बढ़ गया। सो दिस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज नोन एज इन्वर्जन। इसको कभी कभार हम नेगेटिव ऑफ लैप्स रेट भी कहते हैं। अच्छा, तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर गए तो जो टेम्परेचर था उस पर कुछ खास इफेक्ट आया नहीं, वो जितना था उससे 1-2 डिग्री का ही ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फर्क आया। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल 2 पार्ट में बना हुआ है, आइसो एंड थर्मल। आइसो का मतलब होता है ऑलमोस्ट सेम और थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि इस लेयर में हमारी हीट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया है। तो एक बार हम डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं इन्वर्जन की। तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट, और इसको नेगेटिव लैप्स रेट भी कहते हैं। एंड आइसोथर्मल इज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज इन हाइट। ओके, जो फैक्ट हमें ट्रोपोस्फेयर के बारे में याद रखना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता ही आता है, इस ट्रोपोस्फेयर का लैप्स रेट क्या है, तो वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, या फिर अगर फीट्स में बात करें 1.98 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मीन सी लेवल है और यहाँ पे टेम्परेचर था लेट्स से मेरा 15 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं ट्रोपोस्फेयर में ही हूँ क्योंकि मैं मीन सी लेवल से ऊपर जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर अगर मैं ऊपर जाता हूँ, तो अगर मीन सी लेवल पर टेम्परेचर जो था वो था मेरा 15 डिग्री सेल्सियस, तो 1 किलोमीटर बाद वो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस से घट के हो जाएगा 8.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है ट्रोपोस्फेयर में हर 1-1 किलोमीटर पे, 1-1 किलोमीटर आप ऊपर जाते जाओगे तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से डिक्रीज करता जाएगा। और फीट में बात करें तो वो बात हो जाएगी 1.98 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। कभी कभार इस 1.98 डिग्री सेल्सियस को 2 भी ले लेते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये था आपका ट्रोपोस्फेयर के बारे में। अच्छा हाँ, बुक में एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है इन सब लेयर्स को समझने के लिए। हम एक एक करके जैसे जैसे इन लेयर्स को समझेंगे, मैं आगे आगे डायग्राम भी हर उस लेयर के साथ एसोसिएट करके आपको समझाऊंगा। पर बेस समझ लेते हैं इस डायग्राम का, इस ग्राफ का है क्या। जो आपकी एक्स एक्सिस है वहाँ पर आपका टेम्परेचर डिनोटेड है, और जो आपकी वाई एक्सिस है वहाँ पर आपका हाइट डिनोटेड है इन किलोमीटर्स। तो अगर आप देखो तो ये जो है मीन सी लेवल से बात चालू हो रही है, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस से अगर आप चालू करते हो मीन सी लेवल पे, तो जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में हाइट आप ऊपर करते जा रहे हो अपनी, तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो ट्रोपोस्फेयर का लैप्स रेट है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। यानी हर किलोमीटर पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे थे टेम्परेचर 6.5 डिग्री से कम होता जा रहा था, इस पॉइंट तक, यहाँ तक लगभग वो ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है। ओके, तो इसलिए ये जो हमारा ग्राफ है वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी टेम्परेचर अब 15 डिग्री से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ चेंज आ रहा है। अगर आप इतना सा पार्ट ऑब्जर्व करो, ये यहाँ यहाँ पर कुछ खास चेंज नहीं है, पर फिर वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि ऐसा कहाँ, क्यों और कैसे हो रहा है। ओके, हमारी नेक्स्ट लेयर है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज को हम पहले इस डायग्राम से जो मैंने बनाया उससे समझाता हूँ। ये आपका मीन सी लेवल था, यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय, ये आपको, और जैसे ही आप ऊपर जाते हो अपनी हाइट में, डिपेंड करता है कि अब आप कहाँ पे हो। अगर तो आप इक्वेटर पे हो तो ये हाइट जो होगी आपकी 16 to 18 किलोमीटर्स होगी, और यही अगर आप पोल्स पर होगे तो ये जो हाइट है आपकी 8 to 10 किलोमीटर्स हो जाएगी। ओके, तो जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर हमारा एंड हो रहा है वहाँ से हमारा ट्रोपोपॉज शुरू हो जाता है, और जो ट्रोपोपॉज है वो एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है आपकी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। ओके, तो इस चीज़ को एक बार पढ़ भी लेते हैं। टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर हमारा ट्रोपोपॉज होता है, एंड इट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। वेरी इजी। इट इज एन आइसोथर्मल लेयर, लैप्स रेट इज 1 to 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। क्या कहना चाह रहा है कि ये जो लेयर है हमारी, ये वाली, ये इसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये स्टार्ट होती है ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रही है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो लेयर है ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल याद करिए हमने पढ़ा था कि इसमें टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है। जो टेम्परेचर हमारे यहाँ पे लास्ट ऑब्जर्व हुआ होगा, ऑलमोस्ट वही टेम्परेचर हमारा यहाँ तक ऊपर आते आते भी ऑब्जर्व होगा। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर का जो हमने देखा इसमें लैप्स रेट है वो है 1 to 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर का। ओके, जो अब हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर है वो इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हमें 4 फैक्टर समझने होंगे। जो हमने पढ़ा था कि पहले तो जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसी की हाइट वेरी करती है।
तो जाहिर सी बात है कि एक फैक्टर तो यही हो गया कि हमारा ट्रोपोस्फेयर की हाइट पे ही ट्रोपोपॉज की हाइट डिपेंड करेगी। जितना ऊपर ट्रोपोस्फेयर होगा ट्रोपोपॉज भी उतनी देर बाद ऑब्जर्व होगा, और जितना नीचे ट्रोपोस्फेयर होगा ट्रोपोपॉज भी उतना ही नीचे ऑब्जर्व हो जाएगा पहले। तो देख लेते हैं क्या क्या वो फैक्टर्स हैं। तो पहले टेम्परे तो पहला फैक्टर है सरफेस टेम्परेचर। तो जो हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज है वो सरफेस टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। यानी कि जितना ज़्यादा हमारा सरफेस टेम्परेचर होगा उतना ही हायर हमारा ट्रोपोस्फेयर होगा, एंड हेंस उतना ही हायर हमारा ट्रोपोपॉज होगा। जो अभी हमने बात की कि इक्वेटर पर सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पोल्स, तो यानी अगर हमारा इक्वेटर ही गर्म है पहले से ही, सरफेस टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट ज़्यादा होगी, और क्योंकि ट्रोपोपॉज ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बैठता है तो उसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर इज लैटिट्यूड। ओके, तो सिर्फ इक्वेटर और पोल्स ही नहीं है जो हमारे लैटिट्यूड है, उसके बीच में भी देर आर मल्टीपल लैटिट्यूड जहाँ पे इसकी हाइट वेरी करती है। तो जहाँ जहाँ लैटिट्यूड्स इक्वेटर के नज़दीक होंगे वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ट्रोपोपॉज की हाइट ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे वो हाइट कम होती जाएगी। तो वही पढ़ लेते हैं, एट इक्वेटर ट्रोपोपॉज स्टार्ट्स आफ्टर इतना, एंड एट पोल्स इट स्टार्ट्स आफ्टर वही। ओके, लैंड सी डिस्ट्रीब्यूशन। जो लैंड है वो ज़्यादा वार्मर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी। ये आप और आगे अच्छे से पढ़ने वाले हो टेम्परेचर वाले चैप्टर में कि ऐसा होता क्यों है। तो अभी फ़िलहाल हमें इतना समझना है कि जहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो है चाहे वो पोल्स है, इक्वेटर है, या लैंड है, सी है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एयर उसको पुश कर देगी हाइट में और ऊपर। तो यहाँ से हमें क्या फैक्ट उठाना है कि लैंड ज़्यादा गर्म होती है सी से इन कंपैरिजन, अगर सेम हम बाकी कंडीशंस को, फिजिकल कंडीशन को सेम रखें तो ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोपॉज की हाइट भी ऑटोमेटिकली वेरी करेगी। अगर वो लैंड पे है तो वहाँ पे हाइट बढ़ जाएगी, सी पे है तो वो कम हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एंड लास्ट फैक्टर इज सीजन्स, कि अगर ठंड का मौसम है तो वो लेयर नीचे शिफ्ट हो जाएगी, गर्मियों का मौसम है तो वो लेयर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये 4 आपके कभी कभार एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, और काफ़ी सिंपल है इफ़ यू अंडरस्टैंड देम वंस। अब हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं अपने डायग्राम में जो बुक में गिवन है। हम अभी ट्रोपोस्फेयर के एंड तक आ गए हैं, और हम यहाँ तक हैं अभी फ़िलहाल जिसकी हमने बात की इस लेयर के बारे में। ये कोई बहुत बड़ी लेयर नहीं होती है, सिर्फ एक सेपरेशन की लेयर है, एक ट्रांजिशन लेयर है फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, और ये काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करेगा कि आपकी इस चैप्टर की आगे की अंडरस्टैंडिंग कैसे होने वाली है। तो बहुत प्लीज़ अटेंशन से इसको आप चीज़ समझना, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है। सिंस ट्रोपोस्फेयर इज ऑब्जर्व्ड सूनर एट पोल्स, हाँ ये चीज़ हमें समझ में आती है कि वो हमें पोल्स पे जल्दी मिल जाता है। द आइसोथर्मल लेयर इज ऑल्सो फाउंड सूनर देयर, यानी कि इसके ऊपर जो हमारी ट्रोपोपॉज की लेयर थी वो भी जल्दी आ जाएगी, जो हमने भी पहले पढ़ा। द टेम्परेचर इज हेंस -40 डिग्री सेल्सियस टू -45 डिग्री सेल्सियस ओवर एट 10 किलोमीटर एट पोल्स। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हाइट में, हमारी जो टेम्परेचर थी वो ट्रोपोस्फेयर में जाते जाते कम हो रही थी, पर पोल्स आते ही अब ये टेम्परेचर जो है आइसोथर्मल की तरफ शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि जो हमारी ट्रोपोपॉज की लेयर थी वो आ गई है, और क्योंकि ट्रोपोपॉज की जो लेयर है वो आइसोथर्मल है, यानी अब जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा डिक्लाइन नहीं करेगा, वो -40 से 45 के आसपास ही अब रहेगा। ओके, बट एट द सेम हाइट एट इक्वेटर the isothermal layer is not reached yet, hence the temperature drops faster at equator than poles। यानी अगर हम पोल्स की तरफ जा रहे थे, ऊपर 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 ऊपर, हाइट जो थी हमारी यहाँ पे 16 to 18 किलोमीटर, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर जहाँ तक था, वो अब शुरू होने वाली है यहाँ पे जो आइसोथर्मल लेयर है। लेकिन अगर हम पोल्स की तरफ जा रहे थे तो वो लेयर पहले ही आ चुकी है, जो मैंने ये डॉटेड लाइन से डिनोट किया है। अगर हम 8 to 10 किलोमीटर यहाँ तक जा रहे हैं, और यही अगर हम 8 to 10 किलोमीटर यहाँ तक जा रहे हैं, यानी कि जो टेम्परेचर है वो पोल्स के पास ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया है। पर इक्वेटर पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इक्वेटर पर आइसोथर्मल लेयर यहाँ पे आने वाली है, यानी कि जो इतना रीजन है ये अभी भी बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा इन कंपैरिजन टू पोल्स पे। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझनी, ठीक है। एंड आई होप आप समझ में भी आ गया होगा कि अगर मैं सेम हाइट पे हूँ इक्वेटर पे और पोल पे, तो पोल पे जो टेम्परेचर था आइसोथर्मल लेयर आने की वजह से वो -40 से -45 डिग्री सेल्सियस पे ही रुक गया है। लेकिन इक्वेटर पर ये टेम्परेचर, अगर सेम हाइट पे बात करूँ, तो -70 से -75 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। ये जो भी पार्ट मैंने समझा है इसको आप एक दो बार और रिपीट करके देखिए वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो, और स्टिल अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। दिस कॉजेज रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी अबव 8 to 10 किलोमीटर। तो ये बात भी अब क्लियर है समझना कि क्योंकि पूरा टेम्परेचर ही डिफरेंट है पोल्स पे और इक्वेटर पे, तो वो अदर फैक्टर सच एज डेंसिटी को भी इफेक्ट डालेगा।
ट्रोपोपॉज इज द मैक्सिमम लेयर अप टू विच क्लाउड में रीच। अगेन एक फैक्चुअल चीज़ है कि ट्रोपोपॉज ही वो लेयर है मैक्सिमम जिस पे हमारे क्लाउड जाते हैं। ओके, जेट स्ट्रीम्स, मैक्सिमम विंड स्पीड्स एंड क्लियर एयर टर्बुलेंस, जिसको हम कैट कहते हैं, अकर जस्ट बिलो इट। ब्रेक्स एंड फोल्ड्स, ब्रेक्स एंड फोल्ड से मैंने देखा है कि बस कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको इसमें बस दो वैल्यूज़ को याद करना है एंड ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने वाला। वैसे जो ट्रोपोपॉज है उसमें दो रीजन ऐसे हैं जो कि है 40 डिग्री लैटिट्यूड पे एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, जिसमें 40 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर जो ट्रोपोपॉज की हाइट है वो एब्रप्टली थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इस चीज़ को हम ब्रेक्स या फिर फोल्ड्स कहते हैं। तो break at 40 degree latitude is more prominent. Jet stream occur at these break. Okay. These fold divide tropopause further into three section: polar, tropical and middle tropopause. फैक्चुअल चीज़ है, मैंने अभी तक इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन देखा नहीं है। क्वेश्चन जो देखा है मैंने सिर्फ इसके ऊपर देखा है ज़्यादा रिपीट होता हुआ कि 40 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जब हमारे ब्रेक्स आते हैं। अभी तक हमने ट्रोपोपॉज के बारे में पढ़ लिया है यहाँ तक कि पहले टेम्परेचर जो था डिक्रीज हो रहा था, अब वो आइसोथर्मल की तरफ जा रहा है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि बाय इंट्यूशन हमको यही लगता है कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर सिर्फ डिक्रीज ही होता है, बट ऐसा होता नहीं है। आगे वो टेम्परेचर कभी इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है। अब हम हमारी नेक्स्ट लेयर के बारे में पढ़ते हैं जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, तो डायग्राम से एक बार स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम जहाँ पे हैं उस लेयर को हम ट्रोपोस्फेयर कह रहे थे, जहाँ ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा था उसको हम ट्रोपोपॉज कह रहे थे। अब ट्रोपोस्फेयर के जस्ट बाद जो लेयर है वो हमारी आ रही है स्ट्रेटोस्फेयर की। तो देखते हैं इसके बारे में। स्टार्ट्स राइट आफ्टर ट्रोपोपॉज अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। तो वही चीज़ है जो हमने डायग्राम में देखा कि ट्रोपोपॉज के बाद स्टार्ट हो रही है और इसकी हाइट जो है 50 किलोमीटर तक है फ्रॉम सरफेस। ओके, इनिशियली 8 से 10 किलोमीटर के लिए ये जो लेयर है वो आइसोथर्मल है। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एंटर करते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि 8 से 10 किलोमीटर तक इस लेयर में ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं हो रहा है हाइट के साथ। लेटर ऑन द टेम्परेचर इंक्रीजेज स्लोली एंड देन शार्पली टुवर्ड्स द टॉप, हेंस इन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो पहले तो लेयर आइसोथर्मल थी, पर फिर एकदम से टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने लगता है और शार्पली टुवर्ड्स द टॉप, जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होने वाली है टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। तो ऐसा हो क्यों रहा है इसको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन बाय द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन दिस लेयर एट अबाउट 25 किलोमीटर्स। हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था कि जो ओजोन है केवल मात्र एक एक्सेप्शन है जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। अदरवाइज जितनी भी सोलर रेडिएशन है दे आर ट्रांसपेरेंट टू द एटमोसफेयर। तो जैसे ही सोलर रेडिएशन ओजोन पे आती हैं तो ये जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट है। अब अगर सोलर रेडिएशन आके ओजोन में ट्रैप हो जा रही हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है, तो उसको भी आसपास अपनी लेयर को वो गर्म कर देगा। एंड यही रीज़न बनता है कि क्यों स्ट्रेटोस्फेयर में जाने से आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, यानी हमें इन्वर्जन अकर करता है। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। ओके, तो ये बहुत ही ड्राई और स्टेबल रीजन है और इसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है और यहाँ पे कोई वेदर अकर नहीं करता है। ओके, इट इज़ अबव स्टॉर्मी वेदर एंड हैज़ स्टेडी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड्स गिविंग सम एडवांटेजेस फॉर फ्लाइट। अगेन बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको सिर्फ आपको याद कर लेना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे आता है स्ट्रेटोस्फेयर से, नैक्रेस और मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी इसे कहते हैं, आर सीन इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर इन हायर एल्टीट्यूड्स इन विंटर। स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आप ऊपर जाते हो विंटर के सीजन में या फिर आपकी हाइट ज़्यादा होती है तो इस टाइप के कुछ क्लाउड्स आपको ऑब्जर्व होते हैं। मैंने कुछ इमेजेस निकाले हैं गूगल से, तो इनको आप इनकी इमेज एक बार याद कर लो क्योंकि आगे एक और लेयर आएगी जिसमें इसी टाइप का एक क्लाउड आता है। तो ये जो क्लाउड है इसका नाम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स या फिर नैक्रेस आप याद कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन मैंने बहुत देखा है आता हुआ। ओके, एंड देन स्ट्रेटोपॉज इज़ द अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं बुक में, तो बस नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है उसको ट्रोपोपॉज कह रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो रहा है उसको आप स्ट्रेटोपॉज कह रहे हो। ओके, तो यहाँ पे एक बार डायग्राम भी हमारा यहाँ पे एक बार हम अपना ग्राफ भी देख लेते हैं कि जब हम मीन सी लेवल से ऊपर जा रहे थे ट्रोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर कम हो रहा था, फिर लेयर ऑलमोस्ट आइसोथर्मल है एंड देन शार्पली टुवर्ड्स द टॉप को इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर जब हमारा स्ट्रेटोपॉज यहाँ पे हिट कर जा रहा है। और यही पार्ट है जहाँ पे हमारा ओजोन प्रेजेंट है और ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन हमने याद करें अगर आप पढ़ी थी वो 10 से 25 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस तरफ ओजोन थोड़ी डेंस है और ऊपर की तरफ थोड़ी कम है। पर क्योंकि ये ओजोन लेयर और कहीं पे भी एब्सेंट थी तो इसीलिए बाकी जगह हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और इस रीजन में खास करके टेम्परेचर जो है हमारा ओजोन की वजह से इंक्रीज कर गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट लेयर के बारे में पढ़ते हैं जो कि है मीजोस्फेयर। तो जो मीजोस्फेयर है वो एक्सटेंड करती है 50 से 80 किलोमीटर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर, does not absorb any solar radiation, hence has weak vertical mixing.
Temperature falls with increase in height in this layer. Noctilucent. Clouds can be seen in the upper mesosphere in polar regions. ठीक है, मैं एक एक करके आपको सब समझा देता हूँ कि जो ये जो लेयर है, अगर आप यहाँ देखें मीजोस्फेयर, तो 50 से 80 किलोमीटर के रेंज में ये ऑब्जर्व हो रही है स्ट्रेटोपॉज के बाद। एंड देन नेक्स्ट चीज़ जो है, डज नॉट ऑब्जर्व सोलर रेडिएशन, वीक वर्टिकल मिक्सिंग। जो पिछली लेयर जो हमने पढ़ी थी स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ओजोन प्रेजेंट थी, इसकी वजह से वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करी थी। पर इस लेयर में ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि इसमें जो है वो टेम्परेचर कम हो रहा है हाइट के साथ साथ जाने में। एंड लास्ट पॉइंट जो है, नॉक्टिकुलेंट क्लाउड्स कैन बी सीन इन दी अपर मीजोस्फेयर। तो ये हैं वो टाइप के क्लाउड जो हमें अपर मीजोस्फेयर में मिलते हैं। इस इमेज को आप अपने जहन में उतार लो अच्छे से, और ये इमेज और एक ये इमेज, ये दो क्वेश्चंस तो पक्का पक्का से बैक क्वेश्चन या फिर आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मीजोस्फेयर में कौन सा क्लाउड मिलता है और स्ट्रेटोस्फेयर में आपका कौन सा क्लाउड मिलता है। ओके, अब आ जाते हैं मीजोस्फेयर जैसे खत्म होगा तो उसके बाद मीजोपॉज आ जाएगा। तो अगेन वही बात है कि इट इज टॉप ऑफ मीजोस्फेयर, एक आइसोथर्मल लेयर है, कोल्डेस्ट एरिया ऑफ एटमोस्फेयर। ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये मैंने बहुत रिपीट होते हुए ये क्वेश्चन भी देखा है। तो जो आपका अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, विच इज़ द कोल्डेस्ट पॉइंट, विच इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमोस्फेयर, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मीजोपॉज जो है वो आंसर है। एंड टेम्परेचर कितना होता है वो यहाँ पे मेंशन है, और जो मीटियर्स हैं वो इसी लेयर में बर्न अप कर जाते हैं। तो अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पे, तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था ओजोन के लिए, और फिर जैसे ही कोई भी आइसोथर्मल लेयर आती है तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हो जाता है। एंड देन मीजोस्फेयर में वो टेम्परेचर वापस कम हो रहा था, और मीजोपॉज के आते ही वो टेम्परेचर वापस से आइसोथर्मल हो गया। बट अगर आप ऑब्जर्व करो तो हम सबसे ग्राफ के नेगेटिव वाले पार्ट में सबसे कोल्डेस्ट रीजन हमारा ये हो गया मीजोपॉज वाला। ओके, तो मीजोपॉज में इतना ही है। एंड देन थर्मोस्फेयर के बारे में देख लेते हैं, उसके ऊपर की लेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम mesosphere to the end of atmosphere. Temperature increases with height due to presence of very few particles, molecules, which again absorb solar radiation. Air is very thin. Atmosphere above 60 किलोमीटर is called ionosphere. Ionosphere is important for radio wave propagation. ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि अब जब हम मीजोपॉज के भी ऊपर आ चुके हैं तो अब हमारी थर्मोस्फेयर आ गई है। थर्मोस्फेयर से फिर अब जो ऊपर की लेयर है वो काफ़ी ऊपर तक जाती है। इसमें वीक वर्टिकल मिक्सिंग है ऑफ एयर, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स ही बहुत ज़्यादा कम है। और जो ये लेयर है इसको आइनोस्फेयर भी यहाँ पे कहते हैं, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। आइनोस्फेयर का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे आयंस मिलते हैं एयर में। तो ये जो आयंस हैं वो रेडियो वेव प्रोपोगेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए इसका नाम आइनोस्फेयर पड़ता है। अच्छा, एयर इज़ वेरी थिन से कहने का क्या मतलब है कि एयर पार्टिकल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। तो वो ऑलमोस्ट अब वैक्यूम लाइक सिचुएशन वहाँ पे धीरे धीरे क्रिएट होने लग रही है, क्योंकि अब हम स्पेस में एंटर करने जा रहे हैं। एंड द लास्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारी, एक्सटेंडिंग अप टू 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द थर्मोस्फेयर। एयर जो है यहाँ पे बहुत थिन है, कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे एयर पार्टिकल्स ही बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, और वैसे भी वॉल्यूम में भी बहुत कम है। तो एयर बहुत थिन हो गई है और ऑलमोस्ट वैक्यूम लाइक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। और उसके अंदर क्योंकि बहुत कम पार्टिकल्स हैं तो हीट भी बहुत कम वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख पाता है। ओके, तो ये थी सारी लेयर्स। आई होप अब आपको ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे 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 हो रहा है अलग अलग लेयर्स पे जाने पे। एंड दैट इज़ इट, आपको जो लेयर्स के बारे में पढ़ना है। और इनमें बताई हुई काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे मैंने इन्वर्जन के बारे में बताया था, क्यों इक्वेटर पर हाइट अलग है लेयर्स की और पोल्स पर अलग है। एंड देन जितने भी ट्रोपोस्पॉज वाले हैं या स्ट्रेटोपॉज वाली लेयर हैं वो आइसोथर्मल हैं। इन सब फैक्ट्स को आप अच्छे से याद रखना। ओके, अब हम चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ चुके हैं। ओके, आयसा के बारे में पढ़ते हैं। आयसा जो है आपको काफ़ी काफ़ी अच्छे से इन सब फैक्ट्स को याद कर लेना है। इसमें पहले मैं बता देता हूँ, आयसा स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। तो आयसा का पर्पस ये है टू डिज़ाइन एयरक्राफ्ट, उनकी टेस्टिंग के लिए, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन एटसेट्रा के लिए। तो इसको डिफाइन किया गया था आईकाओ के द्वारा। आईकाओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हर जगह अगर हो सकता है कि मैं कहीं किसी और देश में हूँ, आप किसी और देश में हो, तो हमें एक कॉमन स्टैंडर्ड चाहिए जहाँ से हम चीज़ों को मेजर करते हैं। तो ये वो स्पेसिफिकेशन हैं जो आईकाओ ने, जो आईएसए ने सेट कर रखे हैं। इन वैल्यूज़ को आपको बाय हार्ट याद कर लेना है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। तो एयर इज ड्राई, पहली चीज़ हमको ये याद रखनी है कि एयर जो हमारे आसपास है, अगर हम कुछ भी कैलिब्रेट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं एयरक्राफ्ट का, या फिर हम परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कर रहे हैं, तो हम जो पहली असम्पशन लेके चल रहे हैं वो है एयर हमारी ड्राई होनी चाहिए। मीन सी लेवल पर जो टेम्परेचर है वो हमारा 15 डिग्री सेल्सियस हम लेके चलेंगे। मीन सी लेवल पर जो प्रेशर है वो हमारा 1013.25 हेक्टोपास्कल लेके चलेंगे। मीन सी लेवल पर जो डेंसिटी है वो 1225 ग्राम पर मीटर क्यूब हम लेके चलेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने स्कूल में पढ़ा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा।
जो लैप्स रेट है 11 किलोमीटर तक, हम उसको 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर लेंगे। ये हमने शुरुआत में भी पढ़ा था अभी चैप्टर के। जो हमारा 11 से 20 किलोमीटर के बीच का जो रीजन है, वहाँ हम कांस्टेंट टेम्परेचर अज्यूम करते हैं, और वो टेम्परेचर होता है हमारा -56.5 डिग्री सेल्सियस। ओके। एंड देन अगर हम 20 से 30 किलोमीटर के बीच में जाते हैं तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बाय 1 डिग्री पर किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट आइसोथर्मल लेयर ही है। हर एक एक किलोमीटर ऊपर जाने पे आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है 1 डिग्री सेल्सियस से। ओके। एंड देन टेम्परेचर एट 32 किलोमीटर्स, जो कि इतना बनता है फीट में, वो हो जाएगा -44.5 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो ये वैल्यूज़ जो हैं आपको बहुत बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। ये आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगी सॉल्व करने के लिए। ओके। अच्छा, इनमें कई सारी चीज़ें हैं कि प्रेशर इतना क्यों है, डेंसिटी इतना क्यों है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इन सब के बारे में इंडिविजुअली भी। ओके। आइए इसे डेविएशन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन और इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के लिए हमने देखा कि इसकी ज़रूरत पड़ी थी। तो जब इस वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमारा कुछ डेविएशन कभी कभार ऑब्जर्व होता है। तो इसी चीज़ को आई से डेविएशन कहते हैं। टेंशन मतलब, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको। एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 2000 फीट पर थे और जो आपने टेम्परेचर ऑब्जर्व किया वो 8 डिग्री सेल्सियस था, तो आपको आइसा डेविएशन निकालना है। ओके। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या था, कि हम 2000 फीट पे थे और जो ऑब्जर्व टेम्परेचर हमारे आसपास था वो 8 डिग्री सेल्सियस था। तो देखो क्या कह रहा है कि जब आप मीन सी लेवल पे थे, यहाँ पे जहाँ पे हमने टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस मान के चला था, ये आप मीन सी लेवल पर हो। तो अब आप मीन सी लेवल से 2000 फीट ऊपर आ गए हो। ओके। तो अगर आप देखो तो पॉइंट नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, लैप्स रेट अप टू 11 किलोमीटर, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर और लगभग 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। यानी कि अगर मैं यहाँ था तो यहाँ पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था। अब अगर मैं 1000 फीट ऊपर आया तो टेम्परेचर जो है 2 डिग्री से कम हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 13 डिग्री सेल्सियस। और यहीं पे अगर मैं 1000 फीट और ऊपर आ जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 11 डिग्री सेल्सियस। ओके। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आती होगी। अब क्वेश्चन में भी हमसे एग्जैक्टली यही पूछा हुआ था कि जब आप 2000 फीट पे थे तो जो टेम्परेचर ऑब्जर्व हुआ वो 8 डिग्री सेल्सियस था, तो आपको आइसा डेविएशन निकालना है। तो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया कैसे, कि हमने 11 डिग्री पर पहुंचे थे, पर हम फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 15 माइनस जो हमारा मीन सी लेवल पे था, 2 इंटू ये जो 1.98 को है, हमने ऑलमोस्ट 2 ले लिया है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और एल्टीट्यूड इन फीट आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो कि हमारा था 2000 फीट डिवाइडेड बाय 1000। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 11 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्या मतलब वो इस चीज़ का, कि जब आप एक्चुअली गए 2000 फीट ऊपर तो आपने देखा कि अरे टेम्परेचर तो आसपास 8 डिग्री है, लेकिन जब हमने आइसा के हिसाब से कैलकुलेट किया तो वो टेम्परेचर आया 11 डिग्री सेल्सियस। हमें 11 नहीं निकालना है, हमें डेविएशन निकालना है, यानी हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 11 नहीं होगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, तो प्लीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है कि आपसे डेविएशन पूछा गया है। इसको हम ग्राफ से प्लॉट करके देखते हैं। तो जब हम 2000 फीट पर थे तो जो हमारे पास डेटा था वो क्या कह रहा था कि 2000 फीट पर द ऑब्जर्व टेम्परेचर इज़ 8 डिग्री सेल्सियस, और जो हमने आइसा के हिसाब से निकाला वो 11 था। तो अगर हम देखें तो 8 डिग्री सेल्सियस लगभग यहाँ लाई कर रहा होगा, और जो हमारा आइसा है उसके हिसाब से वो यहाँ लाई कर रहा होगा। और हम बात कर रहे थे 2000 फीट पर, यानी कि ये और ये वाला टेम्परेचर। ओके। ये था हमारा 8 डिग्री सेल्सियस और ये है हमारा 11 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में हमसे डेविएशन पूछा गया है, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो एक्चुअली ये डिफरेंस होगा 11 से 8 के बीच वाला। अगेन इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। जब हम हाइट में ऊपर गए तो हमने ऑब्जर्व किया कि वैल्यू जो है 8 डिग्री सेल्सियस आ रही है, लेकिन जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी जो आइसा कह रहा था वो 11 डिग्री होनी चाहिए थी। ये 11 डिग्री हमने कैलकुलेट करके निकाली अपने क्वेश्चन के फॉर्मूला से। अब हमसे पूछा गया कि डेविएशन है कितना। तो डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, आइसा डेविएशन इक्वल्स टू एक्चुअल टेम्परेचर माइनस आइसा टेम्परेचर। तो इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो एक्चुअल टेम्परेचर जो था वो हमें 8 ऑब्जर्व हुआ था, और जो हमारा आइसा टेम्परेचर है वो 11 है। तो अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो -3 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा फाइनल आंसर आता है। अगर इसको यहाँ पे भी देखो आप, एक्चुअल जो था 8 था और हमें आइसा के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था, 11। इसको जब डिफरेंस करते हैं तो -3, तो आपका आंसर ना ही 11 होगा
ना ही 3 होगा, बट -3 डिग्री सेल्सियस वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझो, रिपीट पे देखो 2-3 बार, एंड प्लीज़ मार्क द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी। एंड प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसको प्लीज़ आप सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि अगर आप 1000 फीट पे थे तो जो आपने अपने आसपास ऑब्जर्व किया वो 11 डिग्री सेल्सियस था। आपको ऐसा डेविएशन फाइंड करना है। ऑलराइट, कमेंट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपना आंसर ड्रॉप करो। गुड लक। ओके, अब हम लास्ट ऑफ द लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए इस चैप्टर के, जो कि है जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। तो ये एप्लीकेबल है उन एयरक्राफ्ट के जो 30,000 फीट के अबव फ्लाई करते हैं। तो इनकी कुछ जो कंडीशंस हमने सेट कर रखी हैं ऐसा के द्वारा, वो है कि टेम्परेचर एट मीन सी लेवल 15 डिग्री सेल्सियस जो पहले था, और जो लैप्स रेट है वो 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट है, और कोई ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंटली हमने अज्यूम किया है हर 1000 फीट पर 2 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आ रहा है। अगेन बस फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने समझने की ज़रूरत नहीं है। एंड विद दैट आपका चैप्टर एंड होता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि अब आप अपनी आईसी जोशी बुक को उठाएंगे, एंड उसमें जितने भी आपके बैक क्वेश्चंस हैं, यू आर एब्सोल्युटली रेडी नाउ टू आंसर ऑल ऑफ दीज बैक क्वेश्चंस। एंड अगर होता है पॉसिबल तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। हम एक क्वेश्चन बैक क्वेश्चंस की भी सीरीज बना लेते हैं। इस वीडियो में जितने भी आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, आपको कैसा लगा प्लीज़ उसको कमेंट्स में डालो। आपके कोई भी डाउट्स हैं उनको कमेंट से पूछ करो। एंड बहुत ही जल्दी अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड धीरे धीरे इस प्लेलिस्ट को मैं फिल कर दूंगा। ऑलराइट, गिव मी योर फीडबैक्स। गुड लक।